हम सबको लगता है कि हम महात्मा गांधी को जानते हैं, या शायद हमें ऐसा लगता है। शांति और अहिंसा के इस ग्लोबल आइकॉन के पीछे एक कहीं ज्यादा जटिल और विरोधाभासों से भरी शख्सियत छिपी है। चलिए आज मिलते हैं उस गांधी से जिनसे हमारी मुलाकात शायद ही हुई हो। जब भी हम गांधी के बारे में सोचते हैं तो यही छवि सामने आती है, एक संत, एक महात्मा। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा, और यही वो महान तस्वीर है जो हमारे जहन में बिठा दी गई है। लेकिन जैसा कि होता है, हर तस्वीर पूरी कहानी नहीं बताती। तो चलिए इस जानी पहचानी छवि की परतों को थोड़ा हटाना शुरू करते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि क्या हो अगर ये संत असल में एक बहुत ही शातिर रणनीतिकार भी थे। असल में दुनिया उन्हें महात्मा माने उससे बहुत पहले गांधी एक बेहद चतुर और आज के ज़माने के पॉलिटिकल ऑपरेटर थे। उनके हर कदम के पीछे एक बहुत सोची समझी और पैनी रणनीति हुआ करती थी। उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी और ये स्लाइड उसे 4 आसान स्टेप्स में समझाती है। पहला कदम, जो लोग पावर में हैं उनसे जाकर अकेले में मिलो। दूसरा, उन्हें एक बीच का रास्ता मतलब एक कॉम्प्रोमाइज ऑफर करो। तीसरा, और ये बहुत ही क्लेवर था, अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें अपनी कहानी में शामिल कर लो, उन्हें अपने पक्ष में ले आओ। और जैसे ही वो मान जाते थे तो आता था चौथा और आखिरी कदम, हर जीत के बाद पहले से भी बड़ी और नई मांगे रखना। अब ये किसी संत का तरीका तो नहीं लगता है ना? ये एक माहिर, एक कुशल रणनीतिकार का दांव था। उनकी राजनीतिक शख्सियत जितनी सोची समझी थी, उतनी ही उलझी हुई उनकी निजी शख्सियत भी थी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनकी मशहूर सादगी। गांधी ने गरीबी में जीने की कसम खाई थी। ये सिर्फ उनका कोई निजी फैसला नहीं था, बल्कि ये उनकी पब्लिक इमेज का, उनकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया था। दुनिया उन्हें इसी रूप में जानती थी। लेकिन इस सादगी की एक दूसरी सच्चाई भी थी, और इस सच्चाई को सबसे अच्छे तरीके से बताया उनकी एक करीबी सहयोगी सरोजनी नायडू ने। उनका ये मशहूर मजाक असल में इस सादगी के पीछे छिपे सच को बिल्कुल उजागर कर देता है। तो असल में ये गरीबी दिखती कैसी थी? जरा सोचिए, जब वो 1932 में शरद चंद्र बोस के घर रुके तो उनके खाने की जरूरतें किसी राजा महाराजा से कम नहीं थीं। सब्जियों की एक बहुत लंबी लिस्ट होती थी। कभी कभी तो बस ये देखने के लिए कि मेजबान कितना वफादार है, आखिरी मिनट पर मांगे बदल दी जाती थी। और सबसे दिलचस्प बात, वो सिर्फ बकरी का दूध पीते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि गाय का दूध वासना जगाता है। लेकिन कोई भी बकरी नहीं चलेगी, नहीं। रोजाना लगभग 15 बकरियों की परेड होती थी ताकि उनके सेक्रेटरी उनमें से सबसे पवित्र बकरी चुन सके। और यहां असली कहानी आंकड़ों में छुपी है। गांधी का अपना तय किया हुआ बजट था दिन का सिर्फ 3 आना, लेकिन उनके मेजबानों पर जो असल लागत आती थी वो थी इससे लगभग 600 गुना ज्यादा। ये सादगी वाकई बहुत महंगी पड़ रही थी। अगर उनकी सादगी में एक विरोधाभास था तो उनके नैतिक सिद्धांतों में भी एक बहुत बड़ी अनदेखी थी। और इसके लिए हमें चलना होगा उनके साउथ अफ्रीका के दिनों में, जहां उनकी सोच का एक बहुत ही परेशान करने वाला पहलू सामने आता है। यहां जो विरोधाभास है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो भारतीयों के हक के लिए पूरी ताकत से लड़ रहे थे, भेदभाव वाले कानूनों के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ अश्वेत अफ्रीकियों के लिए उनके मन में गहरे पूर्वाग्रह थे, जो उनके लिखे हुए लेखों में साफ दिखते हैं। उन्होंने जुलू विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया और अश्वेत अफ्रीकियों के लिए बर्बर और काफिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये नैतिक अनदेखी कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा पैट्रिक फ्रेंच के इस जबरदस्त कोट से लगता है। ये कोट इस विरोधाभास को सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के सामने रख देता है। अब हम गांधी के जीवन के शायद सबसे निजी और यकीनन सबसे विवादास्पद पहलू पर आते हैं। उनके वो प्रयोग जिन्होंने उनके सबसे करीबी मानने वालों को भी झकझोर कर रख दिया था। लेकिन इन प्रयोगों को समझने से पहले हमें ब्रह्मचर्य पर गांधी के नजरिए को समझना होगा। देखिए, उनके लिए इसका मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं था। नहीं, ये तो सत्य को खोजने का एक तरीका था। मतलब अपनी हर इंद्रिय पर, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर हर पल पूरा कंट्रोल रखना। तो इस सिद्धांत को परखने के लिए उनकी अंतिम परीक्षा क्या थी? यहां जो बातें सामने आती हैं वो बहुत ही जटिल और संवेदनशील हैं। तो तथ्य ये हैं, 70 की उम्र पार करने के बाद वो अपनी पोतियों मनु और आभा जैसी युवा महिलाओं के साथ नग्न सोते थे। उनका जो बताया गया मकसद था वो था अपनी और उन महिलाओं की पवित्रता को टेस्ट करना, यह देखना कि क्या वो बिना किसी भी यौन उत्तेजना के ऐसा कर सकते हैं।
गांधी के ही शब्दों में अगर कहें तो एक पूर्ण ब्रह्मचारी वो है जो नग्न महिलाओं के साथ नग्न लेटने में सक्षम हो, बिना किसी भी तरह से यौन उत्तेजित हुए। उनका मानना था कि एक सच्चा ब्रह्मचारी ऐसी सिचुएशन में भी पूरी तरह से शांत और अविचलित रहता है। लेकिन इन प्रयोगों को उनके अपने लोगों ने भी स्वीकार नहीं किया। ये बहुत ही ज्यादा विवादास्पद थे और उनके सबसे करीबी लोगों के बीच भी भारी मतभेद पैदा हो गए थे। इसी वजह से उनके स्टेनोग्राफर ने इस्तीफा दे दिया और कई करीबी साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। तो इन सारे विरोधाभासों को, इन सब अलग अलग टुकड़ों को एक साथ रखकर हम गांधी नाम की इस पहेली को आखिर समझें तो समझें कैसे? तो हमारे सामने कौन है? एक महंगे फकीर, एक माहिर रणनीतिकार, एक ऐसा मसीहा जिसकी सोच में गहरी खामियां थीं, और एक ब्रह्मचारी प्रयोगकर्ता। शायद यही गांधी की असलियत है, यही उनकी जटिलता है। लेकिन इन तमाम व्यक्तिगत खामियों और विरोधाभासों के बावजूद गांधी के एक विचार ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, और वो विचार था अहिंसक प्रतिरोध का। यही वो विचार था जिसने अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को प्रेरित किया, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को, और यहां तक कि राष्ट्रपति बराक ओबामा के ऑफिस में भी उनकी तस्वीर लगी। उनकी विरासत का शायद यही वो पहलू है जो आज भी सबसे ज्यादा मायने रखता है। उनके शरीर से ज्यादा उनके विचार जिंदा रहे और दुनिया भर में इंसाफ की लड़ाई के लिए एक मशाल बन गए। तो सवाल यही बचता है, हम एक ऐसे नायक को कैसे समझें जो एक ही समय में इतना प्रेरणादायक भी था और साथ ही इतना ज्यादा त्रुटिपूर्ण भी?